So let's quickly analyze the static of the National Commission for Scheduled Tribe. So NCST, NCSC और NCOBC ये तीनों के लिए सेम चीज़ है, जो समझना है ये तीनों ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है with the mandate for protecting that vulnerable bodies. So एक चेयर, एक वाइस चेयर और 3 members. So this is the criteria for these bodies. So एक्चुअल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री है, देयर इज ओनली आर्टिकल 338। सो आर्टिकल 338 डील विद द स्पेशल ऑफिस फॉर द एसटी एंड एससी। उसके बाद आता है 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990। तो 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका एक मल्टी मेंबर नेशनल काउंसिल बनाया जाता है एसटी एससी के लिए। और 1990 के बाद आपका 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 338 से आपका एससी और 338 ए से एसटी दोनों को बाइफरगेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो 338 में एससी है, 338 में एसटी है। और फिर बाद में 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके देयर इज ए नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी आल्सो क्रिएटेड एंड देयर इज 338 बी। ओके, एंड 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021 में क्या होता है कि देयर विल बी 2 लिस्ट फॉर द ओबीसी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो जो 3 साल होगा मैक्सिमम 2 टर्म तक ये लोग अपॉइंट हो सकता है। एनसीएसटी एनसीएससी का चेयरमैन 3 साल ही है ये लोग का टेन्योर। बेसिक काम है कि क्रिमिनल पावर नहीं है, सिविल कोर्ट का पावर है लोग के पास। इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सुओ मोटो कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। ये सब बेसिक है। दिस इज इट। सो वी विल जस्ट कंप्लीट द नुआंसेस, जो वेरी नुआंस पॉइंट है एनसीएससी का। तो एनसीएससी अभी न्यूज़ में इसलिए है ना कि एनसीएससी इज सेइंग दैट वी कैन इन ऑर्डर टू complete the case fast and in order to improve the administrative delay, we are trying to prioritize the substantive grievance, like if just the complaints are administrative sort of, and if some things are not well identified or just information is not fulfilled, so we can request that appeal without hearing. So this is the thing that is in news. So आर्टिकल 338 याद रखना है, 65 अमेंडमेंट याद रखना है, 89th अमेंडमेंट याद रखना है 2003 का। 3 चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर होते हैं। न प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, बट प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। करंटली 3 ईयर्स है, 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम 2 टर्म्स तक है। ठीक है, सिविल कोर्ट का पावर है। ठीक है, और 102 कॉन्स्टिट्यूशन में एनसीपीसी बना है। एनसीबीसी एनसीएससी ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को देखता है, ये याद रखना है। आपका रिकमेंडेशन एडवाइजरी है पूरी तरह का से। हियरिंग ट्रैप है कि 2025 का जो गाइडलाइन है वो है कि इफ द petitioner is satisfied with police action or lacks contact info, the case can be closed without a hearing। ये जो नया बात है, अब इसमें इशू आ रहा है कहाँ कि द प्रोसीजरल बैरियर्स टू सब्सटैंटिव जस्टिस। बोला जा रहा है कि अगर आप अनोनिमस फाइल्स को आप रिजेक्ट कीजिएगा टू रिड्यूस पेंडेंसी, इससे क्या होगा कि जो इलिटरेट या रूरल एससी पॉपुलेशन है, जो उनके पास लीगल या प्रोसीजरल लिटरेसी नहीं है, उनको दिक्कत होगा। देयर इज ए बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो गया है कि नाउ यू नीड टू सेल्फ आइडेंटिफाई दैट यू आर एससी और नॉट, सो आइडेंटिटी फ्रॉड हो ना हो। ठीक है, सो देयर इज ए क्वाजी जुडिशियल ओवरलैप। एक है कि स्टेट पुलिस जो है एनसीएससी के साथ क्लास होता है कि जो एनसीएससी के पास सिविल कोर्ट का पावर है, बट इट डू नॉट एक्सटेंड टू द क्रिमिनल सेंटेंसिंग। ठीक है, ये एक इशू है। और इंस्टीट्यूशनल का ओवरलोड है कि लाइक 76% ऑफ जो प्रिजनर है अंडर ट्रायल में, दे बिलोंग टू एससी। सो व्हेन एनसीएससी इज सेइंग दैट रिफ्यूजल टू हियर केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट्स, इट मीन्स कि बहुत लार्ज चंक्स के जो लोग हैं वो कमीशन के हेल्प से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही नुआंस पॉइंट है जो आप लोग को एनसीएससी एनसी इन लोग के बारे में पता होना चाहिए कि दे आर नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ, they have the power of civil court, so they can only summon, okay,
और उनका जो एडवाइस है, दे कैन नॉट फंक्शन एज एन एपीलेट बॉडी ओवर द जुडिशियल फाइंडिंग, ये चीज़ एकदम याद रखना है, ठीक है। और इनके जो फाइंडिंग्स है, दे कैन नॉट बी एडप्ट टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, so they have the power of civil court. So when you see the commission's wings, so they are like the service safeguard wings, कि अगर आपको इस चीज होने के कारण सर्विस में कोई दिक्कत है, तो then NCSC can call on. If you have some economic and social development wing, STSC होने के कारण आपको एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज इस तरह की कोई दिक्कत आ रहे हैं, तो NCSC come into the picture. There's an atrocities in the protection of civil rights wing. सिविल राइट्स को रोक रहा है, दैट्स नॉट फॉर द क्रिमिनल राइट्स, ये चीज़ आपको समझना होगा कि दे कैन समन, दे कैन विटनेस, दे कैन एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्स, बट दे कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस, नॉट बाइंडिंग जुडिशियल डिसीजन, ओके। तो नेशनल कमिटी फॉर माइनॉरिटीज के संबंध में रिलेवेंट स्टैटिक है कि इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। सो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है 1992 का, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स संभालता है। तो पहले 1978 में एक बना था, फिर 1992 में एक्ट आया, ठीक है। इसके तहत यू हैव द आर्टिकल 350 बी में एक मैंडेट है कि देयर शुड बी एन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये जो है नेशनल कमिटी ऑफ माइनॉरिटी के अंदर दे टॉक अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी एंड देयर इज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ओके। सो अब आपको बात करना होगा कि इसमें क्या क्या होता है। सिंपल, जैसे हम लोग ST SC कमीशन में पढ़े थे कि एक चेयर, एक वाइस चेयर, 3 मेंबर होता है। इसमें एक चेयर, एक वाइस चेयर, 5 मेंबर होता है, ठीक है। जो एटलीस्ट 5 मेंबर जो होगा 7 में से प्लस चेयरपर्सन, वो आपका माइनॉरिटी से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेंटर रिमूव कर सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसॉल्वेंसी, if you have convicted for a moral turpitude, if you have unsound mind, if you refusal to act, okay। और अगर 3 consecutive मीटिंग से विदाउट परमिशन absent है, तो भी आपको हटाया जा सकता है। दिस आर द थिंग। सो इनका टर्म्स भी 3 ईयर होते हैं, ठीक है। और लगभग यू टॉक अबाउट लाइक दे व्हाट दे कैन डू, दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सो दे कैन रिकमेंड द मेजर फॉर द अपलिफ्टमेंट, पॉलिसीज को रिव्यू करेंगे, कंप्लेंट सुनेंगे, कंसर्न अथॉरिटी को रिव्यू रिफर करेंगे, रिपोर्ट ले करेंगे पार्लियामेंट में। यही चीज़ है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के साथ। सो अगेन द नुआंस इज द सेम थिंग। तो दिल्ली हाई कोर्ट अभी क्या बोला है कि भाई मेन दिक्कत क्या है कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, उसका बहुत सालों से लाइक बियॉन्ड 2 years आई थिंक the commission is deprived of the chairperson and the vice chair, okay। So recently, the government notified the appointment of 2 members, but the chairperson and vice chairperson remains vacant. Okay, so हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं कि द कोर्ट क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि किसी स्टेटूटरी बॉडी को अगर हेडलेस रखा जाए फॉर नियरली ए ईयर, ये पार्लियामेंट्री मैंडेट को ये अंडरमाइन करता है, ठीक है। मतलब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटूटरी बॉडी को रहते हैं, पार्लियामेंट्री मैंडेट अंडरमाइन हो रहा है, ठीक है। स्टेटूटरी बॉडी है, 1992 का एक्ट से बना है, 7 मेंबर होगा, एक चेयर, वाइस चेयर, 5 मेंबर, और 7 में से 5 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन माइनॉरिटी से होना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस माइनॉरिटी, तो से रिलीजियस माइनॉरिटी है मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, पारसी एंड yeah, this one, Jains are added in 2014. So they are nominated by the central government. Their term is for the 3 years, and they have various removable grounds that we already discussed. And the function is that they need to evaluate the progress of development. They can monitor the safeguards. They can look into the specific complaint regarding the deprivation of rights. They lay out the report, they hear the complaint, they refer to the concerned authority, this kind of thing. So NCM is statutory, nominated by center, religious minority, linguistic minority के लिए याद रखना है, there is Article 350B. So it does not have the power of civil court as well for summoning an investigation, but the final recommendation are advisory. Okay, this is also one thing. So means के लिए कुछ कुछ point याद रखना है कि whenever we talk about the constitutional bodies का efficiency, we talk that in the statutory case, if we create a institution without fulfilling its mandate, it's like a toothless tiger syndrome.
सो ये वैकेंसी क्या क्रिएट कर रहा है? देयर इज ए इंस्टीट्यूशनल एट्रोपी. सो देयर इज ए institutional atrophy is created. Commission without a head cannot take suo motu cognizance. Okay, if head ही नहीं है तो रिकमेंडेशन का वेट नहीं होगा, suo motu cognizance नहीं ले पाएगा. ये सब है. अब स्टेटूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग पे बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, इसको एग्जीक्यूटिव उतना सीरियस नहीं ले रहा है. ठीक है, दिस इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग है सेक्युलरिज्म और माइनॉरिटी राइट्स. ओके, सो दिस नेशनल कमिटी फॉर माइनॉरिटी ऑफिस को अगर आप देखिएगा, इट इज अंडर द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसका मैंडेट क्या है कि न्यूमेरिकल इंफीरियोरिटी है अगर है हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर गोइंग फॉर लीगल और सोशल मार्जिनलाइजेशन. दैट इज द वेरी बेसिक मैंडेट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी. सो 2026 में जो पुश मिला मदरसा रिफॉर्म्स का, इज की एरिया वेयर फंक्शनल एनसीएम इज नीडेड. इसको लिखना होगा ये पॉइंट कि जो सेकुलर और माइनॉरिटी राइट्स के लिए रोल है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का. ठीक है, और वैकेंसी एज ए पॉलिसी टूल, ये एक टर्म है कि कमीशन को नॉन फंक्शनल रखना इज लाइक ए पैसिव डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन where the state reduces the oversight without repealing the law. ये सब नुआंस पॉइंट है, इसको याद रखना है. देखिए यूपीएससी का तैयारी करना उतना हार्ड है नहीं. दैट इज लाइक इफ देयर इज अ टॉपिक सीबीआई, इसमें हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि सीबीआई न्यूज में क्यों है. सीबीआई न्यूज में इसलिए है कि देयर इज ए टसल बिटवीन द फेडरल वर्सेस सेंट्रल नेचर ऑफ इट. ओके, कि सुप्रीम कोर्ट बोला गया है कि भाई देयर इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट कि आप सीबीआई को शुड नॉट यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर स्टेट पुलिस. ओके, बिकॉज स्टेट लिस्ट में इन्वेस्टिगेशन है तो आप हर चीज में सीबीआई की अपील नहीं कर सकते. ओके, पहला पॉइंट ये है कि आपको ये समझना होगा कि कोर्ट किसी भी केस को सीबीआई को सौंप सकता है अंडर इट्स पावर ऑफ आर्टिकल 32 एंड 226, बट दिस पावर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. ठीक है, अब कोर्ट क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी भी लोकल क्राइम्स के लिए सीबीआई क्या बोलते हैं सीबीआई प्रो प्ली कर रहे हैं, तो स्टेटिंग दैट आई हैव अ लैक ऑफ फेथ इन लोकल पुलिस, ये कहना इज नॉट ए रॉन्ग. इफ देयर इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस that there is a systematic failure happening or there is a high level political involvement is there, तभी ये कह सकता है. ठीक है, मतलब देयर शुड नॉट बी एक ओवर क्रिमिनलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. ओके, कि स्टेट पुलिस का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को प्रोटेक्ट, कुछ कुछ चीज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सीबीआई के मैटर में. सबसे पहला चीज कि ना सीबीआई ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टेट्यूटरी बॉडी है. ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 1963 में. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो इसका इन्वेस्टिगेटिव पावर है वो आता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से. पावर का सोर्स भी पता चल गया. तीसरा है कि इसका स्टाफ कहाँ से आएगा. जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ये अटैच्ड ऑफिस काम करता है डीओपीटी का. ठीक है, तो इसका सैलरी स्टाफ डीओपीटी से आ रहा है. बना कैसे था, ये सांतानम कमेटी का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में 1962 से 1964 में बना था. इसके लिए ज्यूरिसडिक्शन क्या है सीबीआई का कि यूटी में वो डायरेक्ट काम कर सकता है. स्टेट में करने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ जनरल कंसेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जब तक जनरल कंसेंट ना दे या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर ना दे तब तक सीबीआई काम नहीं कर सकता है. दिस इज द थिंग. ये चीज पता चल गया कि ये स्टेटूटरी बॉडी नहीं है, रिजोल्यूशन से बना है, सुओ मोटो केस नहीं ले सकता है. अब देखिए, अब डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ये पूछेगा. बोले नहीं, जो लोकपाल लोकायुक्त के एक्ट के बाद क्या हुआ है कि अब जो रिकमेंडेशन है 3 मेंबर कमिटी के बाद अपॉइंट होता है. उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और सीजीआई होंगे या डेजिग्नेटेड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे. दिस इज द थिंग. अब जो नुआंस पॉइंट है जो हम लोग को समझना है इन केस ऑफ यू कैन से सीबीआई, ये सीबीआई को ध्यान दे रहा है कि ये लोग कैच पैरोट बन गया है. सो वी वांट इट टू बी अ प्रोफेशनल एजेंसी. ये विनीत नारायण जजमेंट को कोट करना होगा. ठीक है, अब बात होता है जनरल कंसेंट का. अब स्टेट क्या करता है कि जनरल कंसेंट नहीं देता है. इससे क्या होता है कि सेफ हेवेंस बन गया है इंटरस्टेट क्रिमिनल्स के लिए. ठीक है, अब फेडरल फ्रिक्शन है. फेडरल फ्रिक्शन कैसे है कि अब इन्वेस्टिगेशन तो स्टेट का सब्जेक्ट है और आप सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन मांगिएगा तो ये इंक्रोचमेंट हो गया, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं हुआ. अब क्योंकि सीबीआई के खुद कुछ का एक्ट नहीं है
तो उसका पावर और प्रोटेक्ट को डिफाइन करना ज़रूरी है फॉर ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि कौन-कौन सा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जनरल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है। जनरल काउंसिल सॉरी प्लानिंग कमीशन, हाँ प्लानिंग कमीशन भी आपका ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जनरल काउंसिल आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना है। सीबीआई भी आपका रेजोल्यूशन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आ रहा है कि द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये कैच पैरोट है, ठीक है, स्पीकिंग इन मास्टर्स वॉइस पे बोलता है बस। तो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये आए जिसमें हम लोग को एनालाइज करना हो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कर काम कैसे कर रहा है, कि उसको हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा केज पैरोट है, मास्टर का ही काम कर रहा है। तो सिंपल बात है कि हमको देखना होगा कि क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी स्टेटस है कि नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे यस दिस इंस्टीट्यूशनल बॉडी सर्व्स एज द इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बट लैक ऑफ डेडिकेटेड स्टैट्यूटरी लॉ एंड डिपेंडेंस ऑन डीओपीटी फॉर फाइनेंसेस इट बिकम्स ए कैच पैरोट क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसका स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, फेडरल हर्डल्स है। वे फॉरवर्ड हमेशा सेम रहेगा, डेडिकेटेड लेजिस्लेशन बनाओ इसका भाई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करो इसको, टेन्योर फिक्स करो, एक्सटर्नल ओवरसाइट में लाओ, ठीक है, हो गया। कंक्लूजन और इंट्रो पे ही ध्यान दीजिए कि इसको अटैच ऑफिस नहीं रखना है, इसको इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस विद अकाउंटेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर पब्लिक ट्रस्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम लोग नुआंस समझते हैं लोकपाल का। सो लोकपाल में कभी भी क्वेश्चन आए तो you need to write the intro like the Lokpal once held as the silver bullet against the corruption. Okay. Now it is currently facing the crisis of the institutional relevance. क्या बोल सकते हैं? न्यूज़ में क्यों है? कुछ समय पहले लोकपाल क्या किए थे कि हाई कोर्ट के जजेस को अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कि हाँ भाई वो भी पब्लिक सर्वेंट है तो दे आर अंडर द परफ्यू ऑफ लोकपाल। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें एंटर करता है कि नहीं, Lokpal do not have authority over the you can say the high court judges, they are the constitutional appointee, ठीक है। अब लोकपाल का हालत खराब है, कैसे पता चल रहा है? दो चीजें पता चल रहा है। पहला, they are doing technical dismissal just on the mere ground of the procedures, they are not looking for the substant that should be a mandate for a public facing office. This is the first thing. Second thing is that the number of complaint that is coming to the Lokpal, it is continuously decreasing. So from 2469 to 233, this is one thing. इसका स्टेटिक में आपको क्या याद रखना है कि स्टेट्यूटरी बॉडी है, देयर इज ए लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, ठीक है। 9 मेंबर होगा इसमें, एक चेयरपर्सन होगा आपका, 5 जुडिशियल मेंबर होगा, 5 आपका नॉन जुडिशियल मेंबर होगा। सो ये जो नॉन जुडिशियल मेंबर है के और टोटल जो है आपका 8 मेंबर में से 50% मस्ट कम फ्रॉम यू कैन से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, वुमेन, ओके। और आपका सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होंगे? सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब इन चारों के रिकमेंडेशन पे देयर विल बी एन एमिनेंट जूरिस्ट दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 5 क्राइटेरिया होगा। जुरिस्डिक्शन इसका पीएम पे है, एमपी पे है, मिनिस्टर्स पे है, सारे ग्रुप ए बी सी डी के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पे है, ठीक है। पीएम को एक्सेप्शन है कि पीएम अगर कुछ डिसीजन लेता है, यू कैन नॉट इंक्वायर द एलिगेशन फॉर द पीएम रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस के लिए, ठीक है। ये चीज़ एकदम याद रखना है कि जो लोकपाल है स्टेट्यूटरी बॉडी है, हाई कोर्ट का जज नहीं आ रहा है, रिपोर्ट इन लोगों को प्रेसिडेंट को देना है और प्रेसिडेंट दोनों हाउस के सामने रखेगा। अब है कि अब देखो, अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि देयर इज ए इंक्वायरी विंग, देयर इज ए prosecution wing inside the Lokpal, and the most important thing is that this prosecution wing and the inquiry wing, they are not under the control of the Lokpal, so they are appointed by the central government directly। तो हम लोग को समझना होगा कि आप जो टेक्निकल डिसमिसल कर रहे हैं, आप जस्टिस का बैरियर बन रहे हैं। सो एंटी करप्शन बॉडी को सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच लेना चाहिए, सब्सटेंट पे फोकस करें, ठीक है। अब सेकंड थिंग है कि
हाई कोर्ट जजेस का हाईलाइट किया गया था कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड देयर इज ए इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अगर जुडिशरी ऐसा कर रहा है तो जुडिशरी का उसमें भी डाल सकते हैं खराब पॉइंट में कि अबव द लो परसेप्शन बन रहा है। ठीक है, सुपरिटेंडेंस है जिसका टीथ नहीं है मतलब कि जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि रिपोर्ट मिसिंग है। क्या कोट यूज कर सकते हो, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। विदाउट डेटा कोई भी बॉडी जो रिपोर्ट मिस कर रहा है, सो यू कैन से द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज या आपका सीबीआई जो है, तो ये सब को गड़बड़ है। ठीक है, तो समझना होगा। अब ठीक है, ठीक है, तो कुछ कुछ स्टैटिक में छूट गया था कि जो सैलरी मिलेगा लोकपाल के, तो जो चेयर को मिलेगा आपको विद द हेल्प ऑफ सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, जो मेंबर को सुप्रीम कोर्ट जज के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा। 5 साल 70 साल, 5 साल या 70 साल उम्र तक रहेगा। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे सकते हैं ये लोग। ठीक है, सो देयर नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, अ, उसके बाद कोई 5 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, और मेंबर चेयर बन सकता है, और चेयर ये अपॉइंट नहीं होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। ओके, तो न्यूज़ में है इसलिए है कि फर्स्ट टाइम ये अपना ऑपरेशनल स्ट्रेंथ में है। ठीक है, तो 31,000 अपील्स है, there's a long wait times for the citizens for the significant vacancies plays a huge, you can say, uh, roadblock for a statutory body or a constitutional body. ओके, तो बेसिक चीज़ समझना है हम लोग को सीआईसी एसआईसी का, कि स्टेटरी बॉडी है जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत बना है। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा और 10 इंफॉर्मेशन कमीशन होगा। प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीनों मिलके आपका अपॉइंट करेंगे दी चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन को। पहले 5 साल होता था और उसका सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसा होता था। अब बट 5 साल से 3 साल कर दिया गया है, और सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, रिमूवल प्रोटोकॉल सेम है सब कोई का, जो तुम्हारा सीआईसी, एससीबीसी, तुम्हारा एसआईसी या तुम्हारा लोकपाल, सब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली दे विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, and the Supreme Court inquiry is important when you are removing them on the ground of the misbehavior and incapacity. But for all other cases like the insolvency, the moral turpitude, or the infirmity, so the president can remove them directly. Okay, so this is the thing. Now, the second thing is the इंफॉर्मेशन कमीशंस री एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। ठीक है, ना ही सीआईसी है, ना ही सीवीसी है, ना ही लोकपाल है री अपॉइंटमेंट के लिए। इन लोग का मैक्सिमम टेन्योर 3 साल का कर दिया गया है। अब जो तुम्हारा सीवीसी है उसका याद रखना है, उसका 4 साल 65 साल है। जो लोकपाल है 5 साल 70 साल है। ये सब में थोड़ा थोड़ा 3 4 5 कर दिया है। ठीक है, आरटीआई इज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन किया है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) दैट इफ यू हैव द राइट टू एक्सप्रेशन यू मस्ट हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन एज वेल। बट इसको डाइल्यूट किया है आपका डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट क्या बोलता है कि पहले था कि वी कैन डिस्क्लोज योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, बट राइट नाउ आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनी प्राइवेट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन however any kind of public interest is there। ठीक है, तो सबसे सिंपल चीज़ इस तरह के इंस्टीट्यूशन में रखना है कि लाइक देयर इज ए strong tussle between like how this institution will independent and how much there is an executive control. Okay, so if you consider CIC as an attached department to the center, so it just like decrease of the institutional autonomy. सो 2019 का जो अमेंडमेंट है वो कुछ कुछ ऐसा ही किया कि जो आपका सैलरी ले लिया आप उनका, यू कैन से टेन्योर घटा दिए, इट्स लाइक सेंटर डिक्रीजिंग द इंस्टीट्यूशन पावर। सो वैकेंसी इज लाइक ह्यूज इशू इन दिस काइंड ऑफ स्टेटरी कमीशंस। ओके, सो एक तरीका है कि आप उसको काम करने से रोकें, पावर घटाएं। दूसरा तरीका है कि आप उसकी वैकेंसी को कम रखें। तो अल्टीमेटली इट इज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन द थिंग। ओके, ये चीज़ है।
और देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट भी है कि देयर इज वन साइड वी हैव द राइट टू प्राइवेसी एंड वन साइड वी हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, सो देयर इज ए लीगल कोलिशन कैसे हो दोनों के बीच में, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू अकाउंटेबिलिटी इज ए पॉइंट हेयर कि सीआईसी केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर नहीं है, आप उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर मत समझिए, देयर इज ए ग्रीवेंस रिड्रेसल बॉडी। ओके, तो बहुत ही नुआंस से बताते हैं आपको कि देयर इज ए सहयोग पोर्टल। ओके, सो देयर इज ए सहयोग पोर्टल that is managed by Ministry of Home Affairs, I4C. I4C is Indian Cybercrime Coordination Center. It's a centralized interface that is actually working or automating the content takedown. Takedown is term here. Takedown is term here. Okay, तो नीचे ले लेना। तो केस हुआ एक्स का कि ये बोल रहा है कि भाई देर आर सम आईटी एक्ट में आर्टिकल सेक्शन 69 ए है, but it creates, when you create a सहयोग पोर्टल, it create a parallel censorship regime। ठीक है, अमेंड किया हुआ है कि आईटी अमेंडमेंट रूल्स में ग्रेस पीरियड चेंज कर दिया है फॉर प्लेटफॉर्म टू रिमूव द कंटेंट। जनरल अनलॉफुल जो एक्ट होगा उसको 36 घंटा से 3 घंटा कर दिया है, 3 घंटा के अंदर डाउन करना होगा। और जो डीप फेक पोर्नोग्राफी टाइप चीज़ है उसको 2 घंटा में डाउन करना होगा। क्या जानना जरूरी है, देर आर टू थिंग्स, देयर इज आईटी एक्ट का सेक्शन 69 ए, देयर इज आईटी एक्ट का सेक्शन 79 3 बी। ठीक है, आप अगर किसी को ब्लॉक कराना चाहते हैं कि पब्लिक उसको एक्सेस ना कर पाए, यू यूज द आर्टिकल सेक्शन 69 ए। इफ यू वांट टू रिमूव स्पेसिफिक इलीगल लिंक्स और टेक डाउन द कंटेंट फ्रॉम द सोशल मीडिया, देन यूज सेक्शन 79 3 बी। 69 ए का ये जो अथॉरिटी है दिस इज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, बट 79 3 बी के तहत स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस भी आपको नोटिफाई कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर आपको 69 ए तहत के तहत ब्लॉक कराना होगा, तो अगर आप नॉन कंप्लायंस है तो आपको जेल हो सकता है अप टू 7 इयर्स। देयर आर सम रिटन रीजंस, सो प्री डिसीजन हियरिंग चाहिए। उसके हिसाब से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी होगा आपको बोलेगा कि आप ब्लॉक कीजिए इसको, ठीक है, पर्टिकुलर साइट्स को या एक्सेस करने से। 79 3 बी इज लाइक इफ देर इज ए नोटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल नॉलेज, सहयोग पोर्टल के थ्रू होगा। और 79 3 बी के तहत अगर आप गड़बड़ाते हैं तो आपको जो आईटी रूल्स के तहत सेफ हार्बर का ये मिला है तो दिक्कत होगा, तो मीन्स नाउ यू आर लेबल फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, तो रूल 3 1 डी क्या है कि रूल 3 1 डी है कि जो इंटरमीडियरीज है उसको रिमूव कंटेंट करना होगा आफ्टर गेटिंग ए गवर्नमेंट नोटिस। ठीक है, तो जो सेफ हार्बर क्या है, जो लीगल इम्यूनिटी मिला है उसको सेक्शन 79 के तहत, सो वो अ, वो चला जाएगा इफ़ यू नॉट रिमूव 79 3 बी। ओके, 79 के तहत ही उनको सेफ हार्बर मिला है। तो बेसिक आपको समझना है कि सहयोग पोर्टल से क्या कोई भी नोटिस इशू कर सकता है? नहीं, नोटिस आपको इशू करेगा जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के अधिकारी नहीं कर सकते, स्टेट में डीआईजी के नीचे के अधिकारी इशू नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना होगा। वंस ए इंटरमीडिएरी गेट दी नोटिस उसको टेक डाउन करना होगा। ठीक है, और उसको आप रेड जुरिडिक्शन के अंदर है, दिस इज वन थिंग। 69 ए का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी वेबसाइट को ब्लॉक करा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कंटेंट डाउन करा सकता है, ना कि वेबसाइट ब्लॉक करा सकता है। ये बहुत ही नुआंस पॉइंट है, आपको समझना होगा। नाउ दो चीजें हैं, देयर इज ए रीजन इंटीमेशन, देयर इज एन आर्बिट्ररी ऑर्डर। इसका मतलब श्रेया सिंघल क्या बोला, श्रेया सिंघल बोल रहा है कि सेंसरशिप शुड नॉट बी एट द whim एंड फैंसी ऑफ द ऑफिसर। ठीक है, गवर्नमेंट का जो नोटिस हो वो रिटर्न और रीजन हो, मतलब कोई ऑफिसर चाहे आपको उठा ले, दैट इज द बेसिक मैंडेट ऑफ द श्रेया सिंघल इन द सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट। So on that very basis, that the government 2026 amendment mandates that the government notices must be written in reason. Now the second thing is the 3 hour crisis. Now in the 3 hour crisis, क्या हुआ था कि उसमें it is very efficient for stopping communal rights, but इसमें क्या है कि जो प्लेटफॉर्म्स को बहुत कम समय मिलेगा for verify the legality of the post, तो the potentially leading to over compliance। Okay, तो सेंसरशिप बाय प्रॉक्सी एक पोर्टल है कि लाइक
सहयोग इज ए पोर्टल। ओके, अब कोई कमिटी नहीं है, इट्स लाइक ऑटोमेट द बाईपासिंग। सो आप अ, जैसे 69A में देयर इज ए रिव्यू कमेटी होता था, तो 79 के थ्रू आप जाइएगा तो आप विदाउट ब्लॉकिंग प्रोसीजर को फॉलो करके आप कंटेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल सोवर्निटी है, कॉर्पोरेट रेजिस्टेंस है, कि क्या एक फॉरेन कंपनी चैलेंज कर सकता है इंटरनल सिक्योरिटी डिसीजंस को ऑफ ए सॉवरेन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो ये डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड में आपको समझना होगा कि दैट दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म दे डू नॉट नीड टू रजिस्टर विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। They just need to provide information to the ministry for the record keeping. So traceability feature तो है आपका आईटी रूल्स में, लाइक दैट कि व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग एप्स को यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। ओके। सहयोग पोर्टल 3 घंटा के अंदर जानना है। ठीक है। कुछ कुछ हाई लेवल नुआंस पॉइंट है जिसको समझ लेना सही चीज होगा। जैसे कि आप जब श्रेया सिंघल को हम लोग समझते हैं, तो श्रेया सिंघल में क्या था? श्रेया सिंघल इज बेसिकली सेइंग दैट योर right to information or the right to privacy that cannot just be hampered tightly at the whims and fancy of the executive. Okay. So प्रोसीजर स्टेब्लिश हुआ था सेक्शन 69A के तहत कि देयर शुड बी ए रिव्यू कमिटी, और उस रिव्यू कमिटी के बाद कंटेंट डाउन होगा। बट 79 जो है आपको इसको बाईपास कर रहा है कि बिना प्रोसीजरल चेक का आप किसी भी कंटेंट को डाउन कर सकते हैं। तो सेम जब मल्टीपल एजेंसीज को भी आप अलाउ कर दिए हैं कि आप सेक्शन 79B3 के तहत आप कंटेंट को डाउन कर सकते हैं, तो जब ज़्यादा एजेंसी आएगा तो देयर इज ए काइंड ऑफ वेगनेस एंड आर्बिट्रीनेस। ठीक है। और देयर इज ए इम्पैक्ट ऑन आर्टिकल 19 वाले, तो चिलिंग इफेक्ट होगा। ये चिलिंग इफेक्ट कैसे है कि मान लो आपको जब 3 आवर का विंडो कर दिया है, तो आप चेक कहाँ से कीजिएगा? आप तुरंत डिलीट कीजिएगा। ठीक है। और सेक्शन 69A में जो कि पहले प्री डिसीजनल हियरिंग होता था, कंटेंट क्रिएटर से पूछा जाता था, लाइक दिस काइंड नो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इन केस ऑफ लाइक लैक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आपको इसमें पुट्टा स्वामी जजमेंट को याद रखना है कि देयर शुड बी व्हाट आर द प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट इन रिगार्ड टू ब्रीच ऑफ द प्राइवेसी। ठीक है ना, कि दैट इज एब्सोल्यूट एसेंशियल है कि नहीं है, इज देयर एनी other way around or not, or if you are hampering the privacy you should do it with the minimum damage, this kind of thing that we can do. Okay, so let's understand the very nuance of the sanchar sathi app that people are not understanding actually, that sanchar sathi associated है आपका टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स के साथ। So इसमें there are lot of things that is implemented in order to resolve the issue that is ongoing. Okay, so the very first thing is that कि संचार साथी को इन लोगों ने कहा था कि you must install it, means like the hardware devices they must pre-install it and the people will not able to uninstall it. Okay, this is the one thing. Now, but one most important thing that it has a wider ecosystem. You need to understand that it is being created with the features of the SIM binding and the Chaksu facility, because इंडिया में सबसे पहले पॉइंट तो in India there is 1.2 billion mobile connection done. Now this department of telecommunication, it is the responsible for you can say this kind of implementation. Okay, now the mandatory law is the Telecommunication Act of 2023, and there is Telecommunication Cyber Security Amendment Rules of 2025. Okay, now what are the key components of Sanchar Sathi? There is a first thing is CEIR. CEIR is what? Central Equipment Identity Register. मतलब अगर आपका फ़ोन भुला जाए तो you can block or trace your phone using the IMEI number. Okay, this is the first thing. The second thing is the TAFCOP. TAFCOP is the feature here that identify that how many SIM cards are registered in your name using your ID. Okay, this is the second thing. Now the third thing is the Chaksu portal. Chaksu portal is like if you can is a feature to report suspected fraud communication, like you report as a spam
in Truecaller is like a crowdsourced data. But Chaksu is a portal where you can directly report a fraud communication, calls, or any kind of SMS or WhatsApp. Okay, this is the Sanchar Sathi mein. And there is one more feature, telecommunication identity identifier user entity. It means there is a new legal category will be created that where your bank, your e-commerce, your social media, these entities that uses your mobile number to identify the user. So like if your mobile number will be flagged as a spammer, so these banks, e-commerce, the social media site also you are coming under their radar. Okay, now there is a feature of sim binding. Sim binding क्या है? Sim binding है कि if the physical sim is removed or moved abroad, in this kind of thing, this kind of apps should stop working. This is the important thing. सो कुछ कुछ मैंडेटरी ट्रैप है जो हटा दिया गया है, ठीक है। पुट्टा स्वामी का जजमेंट में गवर्नमेंट क्या ये कर सकता है। देयर इज ए प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट दैट फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज लीगल, या इट इज लीगल, देयर इज ए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इज इट नेसेसरी, या इट इज नेसेसरी फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, फॉर द फ्रॉड प्रिवेंशन, इट इज वेरी नेसेसरी, एंड इज इट प्रोपोर्शनल, so it is debatable. So now, Sanchar Sathi is a statutory app mentioned. No, it's an executive initiative. Okay, Department of Telecommunication का statutory initiative है under the Telecommunication Act. So Truecaller और CNAP में क्या अंतर है? जो हम लोगों ने CNAP बनाया था, देखे थे यहाँ, इसमें there is a feature of CNAP, that you that your mobile number, this TIUE is your CNAP that uses your mobile number to identify the user. Okay, but this CNAP actually they can say they are using the crowdsourced data like Truecaller. No, it uses the KYC verified names from the telecom operator database. So the CNAP name that it will show in the number, it will much more authentic and legally reliable. So what are the high level points that we need to think? So people are doing digital arrest. So when we do sim binding, we can find out like where this scammer is calling from. Okay, this is the first thing. The second thing is that the pre-installation का बात आ रहा था, गवर्नमेंट बोल रहा है कि it empowers the citizens, but the people are fearing that it is a permanent point of access to peer into your private data. So there is a kind of trust deficit. So the most important thing behind doing this thing is that institutionalizing the trust. So okay, so crowdsource ट्रू कूलर से आप गवर्नमेंट बैक सीनेप पे जाना नहीं चाह रहा है आदमी सब, whether where the CNAP data is much more authenticated. सो दिस बर्डन ऑफ ट्रस्ट ये प्राइवेट कंपनी से केवाईसी रिजीम पे शिफ्ट हो जाता, ठीक है। अब टीआईयूई का बर्डन क्या है? टीआईयूई का बर्डन क्या है कि अगर बैंकिंग ई कॉमर्स को आप इसके अंदर लाइएगा, तो इससे क्या है कि जो डीओटी इज इंश्योरिंग दैट इफ ए नंबर इज फ्लैग्ड ऑन संचार साथी, बैंक कैन ऑटोमेटिकली फ्रीज द एसोसिएटेड मोल अकाउंट। ओके, तो ये एक एंटी फ्रॉड का शील्ड, अच्छा खासा शील्ड बनेगा, तो बहुत सही चीज लगा हमको तो। So when we understand the nuance of preventive detention, तभी ये न्यूज़ में क्यों है? सो धनिया एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस को नोट किया जाए कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है केरला गवर्नमेंट का एक प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर को क्वेश किया। इसमें बोल रहा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इट इटसेल्फ इज a lawless law and it must be treated as the last resort. You cannot use it as a shortcut for a lazy policing. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब केस क्या था कि state cannot use preventive detention law to bypass the regular criminal justice system if they think that the trial is difficult to win. इसका जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉज है दैट आर अंडर द आर्टिकल 22। सो आर्टिकल 22 का प्रोविजन 3 टू प्रोविजन 7 पढ़िएगा, तो दैट इज फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दोनों ही बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट जो आर्टिकल 22(4) के तहत a person cannot be detained for more than 3 years unless an advisory board find a sufficient cause. This is the second thing. Now the third thing is that there is a right of detainee. डिटेनू का क्या राइट है कि आपको ग्राउंड बताना होगा,
आपको उसको राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन करना होगा अगेंस्ट द ऑर्डर, दिस इज द थिंग। बट इसमें सीक्रेसी क्लॉज भी है कि जो अथॉरिटी है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है इफ इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब 44th अमेंडमेंट बोला था 2 महीना करने का, बट ये लोग किया नहीं है, ठीक है। कंकरेंट पावर है, ये समझ लिए। सिटीजन को ही प्रोटेक्ट करता है, एनिमी एलियन के पास प्रिवेंटिव डिटेंस आर्टिकल 22 नहीं है, ये चीज़ याद रखना है। तो एनिमी एलियन के पास 20 है, ठीक है। और आपके पास अगर, अब इसमें देखो बहुत ही नुआंस पॉइंट है कि आपको दो टर्म समझना है, देयर इज ए लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज ए पब्लिक ऑर्डर। So for the law and order things, we have the IPC, CRPC, and for the public order thing, then only you have the detention laws. Okay. So there is a sentinel on the QEV. It means like the Supreme Court acts like a guardian, watchful guardian, that the states are not using the preventive detention as just a lazy substitute for the investigative policing. Okay. In UAPA में एक extra चीज है कि it allows for the extended investigation. Okay. इसमें मतलब है कि आप एक्सटेंडेड इन्वेस्टिगेशन 180 दिन का ले रहे हैं, तो आप जो सस्पेक्ट है उसको कस्टडी में रख सकते हैं विदाउट ट्रायल। ओके। तो ये आपका डी फैक्टो प्रिवेंटिव डिटेंशन को ये कर देता है, उसके बॉर्डर पे है, ठीक है। और अगर आप पॉइंट उसमें जानना चाहें तो आपको बोलना होगा कि आर्टिकल 22 इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसी लॉ। Okay. With time, Supreme Court consistently held that this drastic power can be invoked only when the public order are at stake, not on the law and order issues. तो आपको समझना होगा कि स्केल ऑफ इम्पैक्ट कितना है और रेमेडी अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। तीसरा है कि यू नीड टू डू सम स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। ओके। यू नीड टू हैव सम सब्सटैंटिव सेफगार्ड्स, ठीक है। और देयर शुड बी प्रोसीजरल फेयरनेस एज वेल। सो आपको बोलना होगा कि व्हाइल द स्टेट रिक्वायर्स पीडी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इट्स यूसेज फॉर पेटी क्राइम्स अंडरमाइन आर्टिकल 21। ये चीज आपको बोलना होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन धनिया एम्बेसी स्टेट ऑफ केरला, इंडिविजुअल लिबर्टीज रूल एंड डिटेंशन इज नैरो स्ट्रिक्टली इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन। ये अच्छा टर्म है, इसको यूज करना है। हमारा पॉइंट है, इसको समझना होगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को जो स्टेटहुड का स्टेटस हटाया, तो दे आर कंटिन्यूसली डिमांडिंग फॉर द स्टेटहुड एंड इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल। दिस इज अ डिमांड। तो जम्मू कश्मीर का डिमांड है कि आप हम लोग को स्टेटहुड दीजिए, लद्दाख का डिमांड है कि हम लोग को स्टेटहुड दीजिए, 6th शेड्यूल में डालिए, जो रिजर्व कीजिए और 2 लोकसभा सीट दीजिए। तो आपको समझना होगा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है आर्टिकल 3 की मदद से हुआ है। तो आर्टिकल 2 है कि आप यूनियन में नए स्टेट को एडमिशन कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं बाहर से, ठीक है, एक्सटर्नल रीऑर्गेनाइजेशन। सो आर्टिकल 3 अबाउट इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसी को स्प्लिट करके तेलंगाना जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ, ये सब है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ही कर सकता है दोनों ही केसेस में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट्स का प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा क्योंकि वही सेंटर ग्रेटर देन स्टेट, ठीक है। फिर दोनों ही केस में सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है। और फिफ्थ शेड्यूल में आपको समझना होगा कि जो फिफ्थ शेड्यूल है दैट इज डील विद दी शेड्यूल एरियाज। तो 10 शेड्यूल एरिया है और जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसमें होता है, ठीक है। 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज आएंगे, AMTM, उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट का ये स्टेट का रूल बाइंडिंग नहीं है, सिंपल मेजोरिटी सफिशिएंट है, आर्टिकल 4 में यही लिखा हुआ है। AMTM है वो आर्टिकल 361 के तहत प्रोटेक्टेड है। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है कि भाई जो स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दे के भी शांत किया जा सकता है। यूटी को स्टेटहुड ट्रांजिशन सिक्योरिटी नेसेसिटी के लिए ये कर सकते हैं, बट इससे फेडरल करेक्टर खराब होता है, ठीक है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्राइबल ऑटोनॉमी का बात होगा कि भाई 6th शेड्यूल का डिमांड जो हो रहा है इस फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, ठीक है, कि अपना लॉज मैरिज ये सब पे काम कर सकता है वो लोग, ठीक है। बट वी आर सेइंग दैट फॉर लॉ एंड ऑर्डर, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, वी आर डूइंग दिस थिंग्स, ओके। गवर्नर ब्रिज की तरह काम करता है, यही है। फिर शेड्यूल 6 शेड्यूल पे क्वेश्चन आया है कि फिफ्थ शेड्यूल से शेड्यूल ट्राइब पे का फोकस करता है।
examine the significance of sixth schedule of Indian Constitution. ठीक है?